Now we are talking about gel electrophoresis. कि gel electrophoresis क्या है? ठीक है, gel electrophoresis क्या है? पहले से हमने पीसीआर किया, पीसीआर से हमें डीएनए मिल गया। अब डीएनए मिल गया और उसमें से हमें फ्रेगमेंट्स अगर चाहिए तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस बनाएंगे, उसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो ये प्रोसेस हम अपनाएंगे। So gel electrophoresis is a technique used to separate DNA fragments or other macromolecules on the basis of their charges and their sizes, such as RNA, proteins, and others. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली एक जेल होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को रन करते हैं और इसमें से अपने मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट को हम निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड साइजेस। ठीक है। अब जो सफिक्स फेरोसिस है ना, इसका मतलब है माइग्रेशन और मूवमेंट, और जो सफिक्स इलेक्ट्रो है ना, उसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी टू मेक, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू मेक मॉलिक्यूल्स टू माइग्रेट। हम इलेक्ट्रिसिटी इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो जेल मूव करे और उसके साथ उसके डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स है ना, डीएनए में जो उसके अंदर डाला है वो भी मूव करना चाहिए। आगे सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड अपॉन देयर चार्ज एंड चार्ज के ऊपर होती है, और उसके एंड द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल की जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है कि ये फोल्डेड स्टेज में, अनफोल्डेड स्टेज में, या फिर बाउंड कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो ये वो खुद डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। आगे व्हाट इज जेल, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक जेली लाइक कोई मटेरियल होगा, ठीक है ना, तो जो कि हमने यूज करते हैं कि सेपरेशन के लिए डीएनए मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना, ये एक उनका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है ना। उसमें हम जो एक पॉलीसेकेराइड जेल यूज करते हैं उसको नाम कहते हैं एगारोस, जो कि आती है हमारे पास ड्राई पाउडर फ्लेक्स मिलते हैं। जब अगर उसको हम हीट करते हैं ना, ठीक है, उसके बाद उसको जब कूल किया जाता है और फिर वो बाद में, मतलब इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले इसको हम हीट करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसको हम अलाउ करते हैं कि वो कूल हो जाए, फिर इट विल फॉर्म अ सॉलिड लाइक स्क्विशी जेल। तो ये स्क्विशी से लाइक जेल बन जाती है। At the molecular time, the gel is a matrix of agarose molecules that are held together by a hydrogen bond and form tiny pores. ठीक हो गया। उसके बाद एट द एंड द जेल हैज अ पॉकेट लाइक इंटेंशंस कॉल्ड वेल्स, कि एंड पे होते हैं जेल के अंदर एक पॉकेट लाइक इंटेंशंस होती हैं जिसको कहते हैं वेल्स। वेल्स मतलब हम वेल्स को इस तरह जानते हैं कि पुराने वक्तों में वेल्स होते थे जिसको हम जिसमें पानी वगैरह होता था और कुएं होते थे उसमें से पानी निकालते थे, मतलब कोई भी डीप चीज़ होगा ना, तो इसमें ये जो डीप चीज़ है ना ये बनी हुई जिसके अंदर हमने जेल को इंसर्ट करना है, इसको हमने नाम दे दिया वेल्स का, जहाँ पे हम जेल भी प्लेस करेंगे और डीएनए भी प्लेस करेंगे। इस बॉक्स के अंदर ना सबसे पहले हमने जेल को ऐड करने से पहले वाला क्या करना है, सॉरी डीएनए को ऐड, डीएनए के सैंपल को ऐड करने से पहले हमने जेल के सैंपल को ऐड करना है, ठीक है ना। तो उसका जो एक एंड है ना, वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, एज वी ऑल नो। तो जो पॉजिटिव एक हुक होगा पॉजिटिव, एक इसका एंड होगा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ और दूसरा होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ। और जो मेन पार्ट ऑफ द बॉडी होना है वहाँ पे जेल इज, जहाँ पे जेल को रखे जाने, इस विल बी द सॉल्ट कंटेनिंग बफर सॉल्यूशन दैट कंडक्ट करंट, ठीक है ना। उसके बाद ये कह सकते हैं कि हम इसको मतलब कि इमेज को बॉक्स से नहीं देख सकते, ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या बताते हैं कि जहाँ पे द एंड ऑफ द जेल वेयर द वॉल इज पोजीशन, ये जो होती है ना जहाँ पे वेल्स होते हैं ना, ठीक है ना, वो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जहाँ पे द एंड विदाउट वेल्स होते हैं ना वो होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वेल्स है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, ठीक है ना। ये इसका पावर सोर्स है, ये मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है और ये हमारे पास वेल्स हैं और इसके ऊपर हमने जेल रखी हुई है, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। विदाउट वेल्स एज वी यू ऑल सी it is connected to the positive electrode and with wells it is connected to the negative electrode. Okay. Okay. How do DNA fragments move through the gel? कि DNA fragments कैसे move करते हैं through the gel कैसे, ठीक है ना। जैसे कि पहले बता दिया कि मस्ट जेल मस्ट, ठीक है।
क्या हो गया कि जब हमने जेल को डाल दिया ना, ठीक है ना, इसको एग्जामिन करने के लिए, तो 1 ml इज रिजर्व फॉर द डीएनए लैडर, उसके अंदर एक लैडर से बांध जाएंगे, ठीक है। ठीक है, once the gel is in the box, each of the DNA sample want to examine instance each PCR reaction on or each restriction digestive plasmid is carefully transferred into one of the vials. 1 ml is reserved for DNA ladder, standard reference that contain DNA pigments of known lengths. कमर्शियल जो डीएनए लैडर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट साइज में हमारे पास आ जाते हैं क्योंकि कमर्शियली बने होते हैं, ठीक है। So we would want to pick one of them good coverage of the size of respective fragments. हम इसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद ये सारी हम जब चीज़ें प्रोसेस से हमारा हो गया कि हमने जेल भी डाल दी, हमने डीएनए को भी डाल दिया, फिर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देते हैं ना, तो फिर हमारे के पास क्या होता है, तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स अलोंग विद द जेल वो मूव करना शुरू कर देते हैं, एज वी ऑल नो कि डीएनए इज द नेगेटिव, मतलब कि डीएनए इज नॉट न्यूट्रल, डीएनए हैव द नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है और इसकी शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है। सो दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मैट्रिक्स toward the positive pole, or when the power is turned on in the current is parting through the gel is said to be running। और जब पावर ऑन होगी और करंट भी मतलब इसको मिल गया, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज गोइंग ऑन, मतलब कि जेल हमारी रन कर रही है। अच्छा, उसके बाद आफ्टर द जेल हैज रन, के जब जेल रन कर चुकी होती है, जो कि हमारे पास फ्रेगमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो हमें मिल गए होते हैं और सेपरेट हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होते हैं ना वो टॉप ऑफ द जेल होते हैं, near the negative electrode when they begin, and smallest fragment are near to the bottom positive electrode. DNA samples are loaded into the wells with a negative electrode and the gel and end of the gel. Power is turned on, ठीक है ना, फ्रेगमेंट्स माइग्रेट थ्रू द जेल, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉक्स था, ठीक है ना, और ये हमारे पास वेल्स लैडर्स बने हुए हैं, ठीक है, जिनके हमारे हमने क्या हो सकते हैं, वेल्स के अंदर हमने डाल दिया हुआ सैंपल। अब ये डीएनए के लैडर्स बन गए। डीएनए सैंपल्स आर लोडेड इनटू द वेल्स, पावर इज टर्न्ड ऑन एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स माइग्रेट थ्रू द जेल, की पावर इसे मिल गई और उससे मिल गया। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव लार्जेस्ट है ना जो, वो है हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो स्मॉलेस्ट है ना, जो छोटे छोटे हैं, वो हमारे पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये हमें बेसिक से, अगर हमें ये हिस्ट्री पता होगी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन से है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन से है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है बाय विजुअलाइजिंग। उसके बाद हमने विजुअलाइजिंग करना है। विजुअलाइजिंग करने के लिए जब हमारे पास बैंड्स उसके बन जाएंगे ना, ठीक है, उसके बाद हमें यूवी लाइट डालेंगे। यूवी लाइट डालेंगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स ग्लो कर देंगे और हम उनको देख सकते हैं। तो जो बेस पेयर मतलब कि इंडिकेट कर रहे होंगे, द बेस पेयर नेक्स्ट टू ईच नंबर इन द लैडर इंडिकेट्स हाउ मेनी बेस पेयर अलोंग द डीएनए फ्रेगमेंट इज। A well-defined line of DNA on the gel is called the band। के band हमें किसे कहते हैं कि जो भी well-defined line होना का उसको हम कहते हैं। Each band contains a large number of DNA segments of same size and as they travel as a group to same position. A single fragment DNA would not be visible by itself on a gel। उसके बाद the base pair next to each number in a letter indicates how many base pair belong to DNA। अब ये हमारे पास बैंड बन गए हुए हैं और इसके ऊपर हमने यूवी लाइट डाली है तो इन्होंने ग्लो किया और हमें विजिबल होना शुरू हो गए हैं। A single DNA fragment of the DNA would not be visible by itself on a gel। By comparing the brand in the sample of DNA ladder के इन हम सबका कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका अप्रोक्सीमेट साइज क्या है, कौन से बड़े साइज के, कौन से छोटे साइज के। जैसे कि ये नजर आ रहा है, ये 500 बेस पेयर है, इसमें 1500 बेस पेयर है और इसमें 5000 बेस पेयर है। For instance, the bright band on the gel above is roughly 700 million, 700,000 and 700 base pair in size। Okay? अब एक और टेक्निक यूज होती है जिसमें हम कर रहे हैं ऑफ एक्सप्लोजन रेजिड्यूज की और फायर डेब्रिस की।
तो इसमें ये इसमें क्या करती है कि इट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर और नॉट इग्नाइटेबल लिक्विड रेजिड्यूज के, जो कि मतलब जलने वाले लिक्विड रेजिड्यूज वो है थे ये नहीं थे, जो कि हमने सैंपल्स लिए, ठीक है ना। और जो कि ये सैंपल्स आर टेस्टेड फॉर इग्नाइटेबल लिक्विड रेजिड्यू यूजिंग, मतलब कि जो इग्नाइटेबल रेजिड्यूज होते हैं ना उसको चेक करने के लिए हमारे हमारे दो मेथड होते हैं, एक हीटेड हेड स्पेस मेथड होता है और एक पैसिव हेड स्पेस होता है। अब हीटेड हेड स्पेस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि नाम शो कर रहे हैं कि इसमें हम सैंपल को हीट करते हैं जो अलो एनी रेजिड्यूज प्रेजेंट वेपराइज इनटू द हेड स्पेस, कि जो इसका हेड स्पेस होता है ना इसके ऊपर हम इसको हीट करते हैं कि इधर इसके वेपर्स आ जाए। और द एरिया अबव द डर्बिस, ये नीचे वाले एरिया को डर्बिस कहेंगे जो इसके ऊपर वाले इन द कैन, इट इज देन रिमूव यूजिंग अ सिरिंज, इसको फिर हम सिरिंज के साथ रिमूव कर देते हैं, इंजेक्टेड इनटू अ गैस क्रोमेटोग्राफ, इसको गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर रख देते हैं। तो इसकी स्कीमेटिक ग्रामोग्राम है, ये होमन में हीट करते हैं, ये इसका डर्बिस है और ये वोलेटाइल वेपर्स इसके ऊपर आ जाते हैं और फिर हम इसको इंजेक्शन की वजह से निकाल देते हैं, ठीक है। अब पैसिव हेड स्पेस में क्या होता है कि पैसिव हेड स्पेस के इन्वॉल्व द हीटिंग द सैंपल बट दिस टाइम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि उसमें भी हीटिंग हो गई है लेकिन इसमें भी हीटिंग हो रही है लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। With the use of carbon strip of concentration, any residues present vaporize into the head space, absorb the carbon strip, और फिर उसके बाद इस स्ट्रिप को अल्यूट किया जाता है विद द सॉल्वेंट एंड इंजेक्टेड किया जाता है विद ग्लास क्रोमेटोग्राफ में इलेक्ट्रिक डिटेक्टर के साथ, ठीक है। और फिर इनका क्रोमेटोग्राफी का जो एनालिसिस हो जाता है ना वो हमें कर देता है, इन रिजल्टिंग क्रोमेटोग्राम्स आर इंटरप्रेटेड एट एनालिस्ट टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ एनी इग्नाइटेबल रेजिड्यूज आर प्रेजेंट इन द सैंपल। के क्रोमेटोग्राफी हम देख लेते हैं कि इसमें कोई इग्नाइटेबल रेजिड्यूज है या नहीं। द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सेलरेटर की जो मोस्ट कॉमनली यूज किया उसको कहते हैं गैसोलीन, क्योंकि ये हाईली एक्सेसिबल है और इसकी लो कॉस्ट है, ठीक है। जैसे कि इसकी स्कीमेटिक डायग्राम आप ये ओवन हीट कर रही है, इसके नीचे वाली डर्बिस है और चारकोल स्ट्रिप सस्पेंडेड इन दी कैन, इसमें के वोलेटाइल वेपर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फाइबर का एनालिसिस हम कैसे करते हैं, जो भी हम फाइबर्स मिलते हैं ना क्लॉथिंग फाइबर्स के, वो कहीं से भी मिल सकते हैं, चेयर से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट्स के। और ये कैसे कहते हैं, ये आपका कॉमन सा एक आपका एविडेंस है जो कि हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फाइबर आइडेंटिफाइड कैसे किया जाता है, पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी के साथ और फोरियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। Analyzing fiber evidence, several instruments are used: stereo microscopy, comparison microscope, polarized light microscope, FTIR microscopic spectrometer, fibers, ये सारी किस्म के माइक्रोस्कोप और ये सारी टेक्निक्स की जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने माइक्रोस्कोप के नीचे अब मतलब के एक ठीक है, जब हमने कोई भी फाइबर लिया उसको जब हमने क्रॉस सेक्शन किया, उसको जब हमने रन किया मशीन में, तो ये नायलॉन के उसका ठीक है, ये नायलॉन के फाइबर का क्रॉस सेक्शन एरिया था और ये नायलॉन के क्रॉस सेक्शन एरिया और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर फिंगरप्रिंट एनालिसिस हम कैसे परफॉर्म करते हैं कि हम फिंगरप्रिंट एनालिसिस के हमें किसी मतलब फिंगरप्रिंट के कहीं पे ब्लड लग गया हुआ है उसके फिंगरप्रिंट या किसी भी चीज़ पे, तो उसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं यूजिंग डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स। अब हमने क्या करते हैं कि अब सरफेस पे हम ये डिपेंड होती है कि सरफेस किस तरह की है, पोरस है या नॉन पोरस है। पहले हम केमिकल यूज करते हैं साइनिक डायलेट। इसमें क्या होता है, कंसीडर द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपिंग फिंगरप्रिंट्स ऑन द नॉन पोरस सरफेस, ये नॉन पोरस सरफेस के लिए होते हैं। और ये साइनोक्लोरेट के जो फ्यूम्स होते हैं रिएक्ट विद द फिंगरप्रिंट्स दैट इज टू प्रोड्यूस अ स्टेबल व्हाइट पैटर्न,
कि मतलब एक जादू सा हो जाता है जब इसकी फ्यूमिंग करते हैं और एक हमें वाइट कलर के पैटर्न नजर आते हैं जैसे कि आप देख लेते हैं। इसका ये फार्मूला है एन ट्रिपल बॉन्ड, इधर सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर सी और इधर सी एच, इथाइल साइनोक्रिलेट। ठीक है, उसके बाद निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन किसके लिए यूज करता है? अब निनहाइड्रीन रिएक्ट विद करता है अमाइनो एसिड के साथ जो कि फिंगरप्रिंट में होते हैं, तो कि ये एक पर्पलिश पिंक सा पैटर्न ड्रा कर देता है जैसे कि निनहाइड्रीन का स्ट्रक्चर है। एक बेंजीन रिंग है, उसके बाद फिर एक रिंग बना हुआ है, इधर सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर सी ओ एच और सी ओ एच। अब बॉन्ड टू इन डैनीडायो, ये क्या करता है? ये चीपर है और ये अल्टरनेटिव है वन टू डायाज़ाफ्लोरिन 91। ठीक है ना, विच वाज पॉपुलरली यूज्ड टू डेवलप फिंगरप्रिंट्स ऑन दी पोरस सरफेसेस के। अब ये बहुत रिएजेंट्स को मिक्स किया जाता है और जब किया जाता है तो ये गोल्डनिश सा एक हमें व्यू दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारे यूज़ करते हैं कि अगर फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं है, हमें नहीं आ रहे, तो जब ये इन सब रिएजेंट्स की सप्लाई की जाएगी तो ये कलर वेरी करके हमें वो दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लड की डिटेक्शन, अगर किसी ने ब्लड कोई खून किया या फिर किसी वॉश आउट किया या रिमूव कर दिया, तो उसकी जब हम डिटेक्शन किए तो उसके लिए केमिकल एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं? उसके लिए केमिकल एजेंट जो यूज़ होता है उसका नाम है ल्यूमिनोल। इसमें कार्बन के 8 कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और हाइड्रोजन के हैं 1 2 3 4 5 6 7, और नाइट्रोजन के 1 2 3 और ऑक्सीजन के जैसे 2 मॉलिक्यूल हमें पास नजर आ रहे हैं। और ये बेस्ट नाउन है मोस्ट वाली यूज केमी ल्यूमिनेसेंट में कंपाउंड के, जो कि ग्लो कर देता है जब हम इसके ऊपर ब्लू लाइट पर, मतलब कि जब जैसे एक जादू सा हो जाता है तो जब ये इसके ऊपर पड़ता है ना तो ब्लू से लाइट हो जाती है। ठीक है ना, और ये एक्ट कैसे करता है? It activated when oxidizing agent like hydrogen peroxide in alkaline solution in the presence of the catalyst. अब ये करता है in this reaction small amount of luminol। अब इसके ये नाम डिफरेंट है, एक नाम है 3 अमाइनो फिथाइल हाइड्राजाइड और 5 अमाइनो 2 3 डाईहाइड्रो और 1 4 पेथालाइज़ेनिडाइमर, मतलब इस तरह के। डिसॉल्व इज अ बेसिक aqueous solution which also contain a small amount of copper 2 sulfate. So this solution to add a mild of oxidizing agent which is 0.3% 100% in demonstration below. Bleach is also used in some species in the as the oxidizing agent. ठीक है, अब ये इस इन्होंने ल्यूमिनेट का स्प्रे किया तो ये देखें ये ब्लूइश ब्लूइश नजर आ रहा है, वॉश आउट हो गई फिर भी। The luminol is converted into basic solution to resonance stabilized diene 1 which is oxidized by hydrogen peroxide into the dicarboxylate ion 2, जो कि कंपेन होता है बाय द लॉस ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 2 के साथ। और जब टू मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास? ये कैसे होता है? आपने पढ़ा होगा ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस। ठीक है ना, ल्यूमिनोल में ल्यूमिनेसेंस होती है बेसिकली। ल्यूमिनेसेंस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल इधर से मैं आपको अगर दिखा दूं तो ड्रा करके, ठीक ठीक है, ठीक है, मैं आपको कैसे समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक यहाँ इसी को कंसिडर करना है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये इसकी है ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना, इसने ग्राउंड स्टेट से उस पर जाना है अपनी एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक है ना, और एक्साइटेड स्टेट पे उसने रहना तो नहीं है, वो उसने फिर अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आना है। और जब एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और फिर ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा तो इसमें एक फोटोन ऑफ लाइट एमिट करेगा, जिससे एक ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस होगा। ठीक है, aqueous solution में क्या होता है कि luminal oxidation is catalyzed by the presence of the metal ion such as iron 3 and copper 2. Luminol can be used for the detection of blood. It can be activated by iron, और मतलब कि एक्टिवेट कैसे जाता है कि आयरन होते हैं ना हीमोग्लोबिन में, तो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये जैसे भी उन्होंने कुछ वॉश आउट किया हुआ, जैसे कोई कपड़े वगैरह रखे थे या कुछ भी, तो जैसे भी उन्होंने स्प्रे किया तो ये हमें नजर आना शुरू हो गया और ये भी सारा कुछ।
अब ये कि क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, ठीक है, और मतलब किन केसेस में यूज़ होती है। तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी किसमें इसकी एप्लीकेशन और वाई किस। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है टू टेस्ट वाटर सैंपल और टू लुक पोल्यूशन, और ये यूज़ होती है एनालाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और हम लिक्विड इट यूजेस लिक्विड विच इनकॉर्पोरेट हाइड्रोफिलिक इंसोल्यूबल, हाइड्रोफिलिक मतलब के जो वाटर लगती है। अब गैस क्रोमेटोग्राफी में किसमें यूज़ करते हैं कि जैसे बॉम्ब वगैरह की उनकी डिटेक्शन में, आइडेंटिफाई करता है क्वांटिटी एंड क्वांटिफाई करता है सच एज ड्रग्स इन दी अल्कोहल में, और ये फोरेंसिक्स में यूज़ होता है। और किस लिए यूज़ होता है, टू कंपेयर फाइबर्स ऑन दी विक्टिम। और ये किस लिए कह सकते हैं वाई एंड व्हाट इज, ये किस लिए कि टू यूज टू एनालाइज वोलेटाइल गैसेस, हीलियम इज यूज्ड टू मूव दी गैसियस मिक्सचर थ्रू अ कॉलम ऑफ अब्जॉर्बेंट मटेरियल। इसके बाद एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज किस लिए कि कोई भी हमने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड रेजिड्यू को डिटेक्ट करना है फूड में, और क्या कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फाइबर में, और ये एक अब्जॉर्बेंट मटेरियल है, ठीक है ना। और ये रैपिड मेथड है चेक करने के लिए कि कोई भी कंपाउंड कितना ऑर्गेनिक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज करते हैं कि जैसे कि separating amino acid and anions, RNA fingerprinting, separating testing histamines, antibiotics. और the ये most common type of chromatography है। तो the paper is in stationary phase. This uses capillary action to pull the solutes up through the paper and separate the solutes, ठीक है। अब डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो कि फोरेंसिक केमिस्ट्री में होते हैं, ठीक है। एक कंबशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कंबशन, डिकम्पोजिशन एंड सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम देखते हैं रिएक्शन कैसे किन जगहों पे यूज होते हैं, ठीक है ना। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहाँ पे होता है कि दो प्रोडक्ट है ना, ठीक, दो सॉरी रिएक्टेंट्स हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनाना है, कि मतलब दो मालिक्यूल्स उन्होंने मिलकर एक सिंगल मालिक्यूल बनाना है। इसकी मैंने एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये मिल गया वाटर के साथ, तो इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और ये किस लिए यूज होता है, दिस हेल्प स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू का, टिश्यू को आपने अगर ब्रेक डाउन किया करना हो। कैल्शियम ऑक्साइड वाज यूज्ड इन ग्रेस, इट वुड हेल्प रिड्यूस ऑर्डर्स के, ये हमें ग्रेस में यूज ताकि जो जैसे बदबू वगैरह आती है ना वो जैसे ना आए। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब कि डिकम्पोजिशन हो रही है, उसमें हमारे क्या हो रहा था, कोई भी चीज़ फॉर्मेशन हो रही थी, कॉम्बिनेशन में तो फॉर्मेशन हो रही थी, और इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है। कि जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा था ना, उसमें इसने रिएक्टेंट हमारे पास बना लिया, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव कंपोजिशन ऑफ टीएनटी के, जैसे कोई ट्राई नाइट्रोटोलीन होता है, ये इसका फार्मूला है। इसने कैसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स निकाल देगा, ठीक है ना। मतलब इन सबको अलग अलग ट्राइनाइट्रोलीन जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये सारे मिल जाएंगे। उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इट इज क्लास ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट पार्ट ऑफ द कंपाउंड विद मोर रिएक्टिव एंड एक्टिव मेटल ए प्लस बी, और इसके साथ एक और एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेटल रिएक्शन विद एन एसिड, एसिड प्लस मेटल हमारे पास मिल जाएगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होता है, टू रिस्टोर द सीरियल नंबर्स दैट हैव बीन अल्टर्ड ऑन गन्स एंड व्हीकल्स। ये गर्ल्स और व्हीकल्स के ऊपर जो सीरियल नंबर होते हैं उनको अल्टर वगैरह कर देते हैं ना, तो उनको फिर से ये रिस्टोर कर देता है, ठीक है। अब कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, these reaction are distinguished by the presence of oxygen gas के ऑक्सीजन गैसेस में होती है जो कि रिएक्ट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेती है। Astronauts use the combustion for the flammable organic compounds such as kerosene, gasoline to fuel fight their rest. और obtain number of component gasoline such as which reacts with oxygen gas combustion reaction के हमारा रिएक्शन कैसे हो जाता है। अब sponification reaction कौन सा है? It is a process by which triglycerides are reacted with sodium और potassium hydroxide produce glycerol और fatty acid called soap। ये सोप जैसी चीज बनाने के लिए स्पोनिफिकेशन का रिएक्शन करते हैं, जो कि किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, ये ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। और उनके साथ ये हमारे मिलकर ग्लिसरॉल हमारे पास बन जाएगा और सोप के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाएंगे। अब एडिपोसेट और ग्रेव वैक्स,
एंड ह्यूमन बॉडी विच इज़ एवरेज, मतलब कि जब ह्यूमन बॉडी को मतलब कि गर्ल्स हट जाती है और ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर क्या होता है 10 मतलब 10 to 30% बॉडी फैट होता है, जो अगर इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और अल्कलाइन सॉइल में तो नॉर्मल डिस्कम्पोजिशन डज नॉट अकर। इंस्टेड डिस्क्वालिफिकेशन रिएक्शन अकर के डिस्क्वालिफिकेशन रिएक्शन अकर होता है, द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू अ वैक्सी सोप लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एट द कोर्स और ग्रे वैक्स, इसको ग्रे वैक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब कंक्लूड हम ऐसे कर सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है ना वो इंटीग्रल पार्ट है हर एक साइंस का, ना कि सिर्फ फोरेंसिक साइंस का बल्कि हर एक साइंस का। और इसने न अपनी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की हैं कि मतलब जैसे हमने देख लिया क्रोमेटोग्राफी हो गया, पीसीआर हो गया, हमने डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म किया, हमने डिफरेंट रिएक्शन परफॉर्म किए हैं। मतलब इस सब का क्रेडिट गोज टू केमिस्ट्री, ठीक है ना। अगर केमिस्ट्री ना होती तो फोरेंसिक भी शायद ना हो सकती। अगर फोरेंसिक क्या है, वर्सटाइल नंबरस पावरफुल टूल है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम के। अब हम अगर खाली केमिस्ट्री भी होती है और फोरेंसिक ना होते तो फिर भी हम किसी भी चीज़ क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि जो जैसा कि जिस माशरे में सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे फोरेंसिक से ही हम किसी भी क्राइम का, किसी भी चीज़ का, किसी भी केस का एहतमाम तक लेके जा सकते हैं। फोरेंसिक साइंस क्या करते हैं, मिस्टीरियस सराउंडिंग डेथ वेदर द कॉज ऑफ नेचुरल, ये करती है कि इस मिस्ट्रीज को सॉल्व करती है। तो जैसे सब हमने सबने पढ़ा कि आर्सेनिक उसने मिस्ट्री सॉल्व की कि ये पॉइजनस डेथ थी, ठीक है ना। तो ये करके नेचुरल डेथ या फूल पे था। अब हम न्यूमरस एनालिटिकल मेथड इसमें यूज़ किए, ठीक है ना। such as spectroscopy techniques, electrochemistry has received a tremendous application in the sub areas of forensic. और फोरेंसिक केमिस्ट्री है ना इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, ठीक है। जैसे कि हम टीवीज़ में देखते हैं CSI। अब हमारे बच्चे को मतलब वो स्कूल में ना भी जाता होगा, उसने फोरेंसिक पढ़ी भी ना होगी, लेकिन उसको उसकी टर्म्स का पता होगा, उसको पता होगा विक्टिम क्या, सस्पेक्ट क्या, ये कौन, कुछ छोटे छोटे उन्हें टेस्ट का पता हो गया, छोटी छोटी लेबॉर्ट्रीज के इंस्ट्रूमेंट का पता होगा, तो उसको नो हाउ होगी, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि फोरेंसिक बेसिकली है क्या चीज़, और फोरेंसिक के स्टेप के उसको बेसिक से भी ज़्यादा चीज़ें मालूम होंगी। अगर डिटेक्शन मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशनल सिस्टम टुडे लॉ इन्फोर्समेंट कैन यूज टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट एंड सॉल्व criminal activity happening in the moment instead of reacting. Technologies allow law enforcement to be more proactive. अब ये मेरे रेफरेंसेस हैं, a lot of references, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने सारा कुछ लिया है। होप सो यू लाइक इट। अगर कोई चीज़ समझना है तो इसके लिए तो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।